नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में जीएस भाई नीरज सर के प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं जीएस के एमसीक्यू की। इतिहास, भूगोल और संविधान में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज बात करते हैं अभ्यास मैच की, कितना आपने सीखा, कितना आपको और सिखाना है। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच के समय में क्या अंतर है। मैंने बताया था कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच में जीएमटी लाइन में 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारत लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30, और उसका आधार है पृथ्वी का घूमना, और उसी आधार पर यह समय सेट होता है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है, मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट है, जो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, बस रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो 15,200 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई देखी जाए, जितने द्वीप हैं और तट हैं, तो 7,516 किलोमीटर, क्योंकि 9 राज्य हमारे तटीय राज्य हैं। अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए तो लगभग ये टोटल बन जाता है 7,516। इसमें अगर अंडमान द्वीप निकाल दिए जाते हैं तो ये 6100 के आसपास बनेगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भी लंबाई पूछी जाती है, तो फैक्ट्स हैं। तो 3,114, 3, 1, 2 और 4, 3,124 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण। इसी क्रम में पूर्व से पश्चिम आ जाता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम जो है यानी ऐसे होगा, उत्तर दक्षिण ऐसे होगा, तो 29-33 पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो है भारत के तटीय क्षेत्र से। मैंने बताया था भारत का जो आधार क्षेत्र है वहाँ से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है, 24 नॉटिकल मील वहाँ से संलग्न क्षेत्र होता है, और 200 नॉटिकल मील भारत का आर्थिक अरण्य क्षेत्र होता है। तो पहला है आपका प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है, तो आंसर होगा 12 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र पर भारत को व्यापार करने का अधिकार होता है, मछली पकड़ने का अधिकार होता है, पेट्रोलियम की माइनिंग करने का अधिकार होता है। समुद्र की बहुत सारी गतिविधियां भारत के क्षेत्र में आती हैं, जो उसके क्षेत्र में बिल्कुल आपके मकान से लगा हुआ जो आपका बालकनी है वो समझिए यही है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है प्रादेशिक जल सीमा के आगे, ना कि आधार तट से आगे। अगर आधार तट से देखा जाए तो कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल मील होता है, लेकिन प्रादेशिक जल सीमा ऑलरेडी पहले से 12 मील है, तो 12 दूना 24, तो 12 वो 12 ये मिला देंगे तो इसका आंसर ए होगा। और इस क्षेत्र में भारत को सीमा राजस्व वसूलने का अधिकार होता है। ये भारत का राजस्व संबंधी सीमाधिकार है। उसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। भारत का इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील पर है, वो समुद्र तल से 200 नॉटिकल मील तक माना जाता है। और ये भारत की अंतिम समुद्री सीमा है, जिसमें भारत को समुद्री अनुसंधान करने का अधिकार, समुद्र में माइनिंग करने का अधिकार, ये सब इसके क्षेत्र में आता है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। और आगे देखिए, कुछ प्रश्न और भी हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने हैं, तो कुछ अरब सागर में हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में हैं। टोटल उनकी संख्या पूछी गई 7, 8, 9, 13, तो आंसर होगा 9 स्टेट। कौन कौन से हैं सारी चीज़ें बाय मैप हमने आपको समझाई थी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा था, आपको याद करिए, मैंने आपको बताया था गो टू एटीएम, गो ATM, और घाटमपुर भी बताया था। जी से गुजरात, ए से आंध्रा, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र, तो इसमें आंसर होगा गुजरात। नीचे वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, इसमें देखिए कहीं गुजरात दिया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गो टू ATM यानी घाटमपुर, तो गुजरात हटा दो तो हमारा अगला स्टेट होगा आंध्र प्रदेश।
और आंध्र प्रदेश ना होता तो फिर होता एटीएम तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आने लगेंगी, निकाल होने लगेंगी। वो बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट समझना और सीखना। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ विकसित होगी। आगे अब कुछ प्रश्न अक्षांश रेखाओं से संबंधित हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो वो 8 राज्य आप जानते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किससे नहीं गुजरती? तो राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा, गुजरात से गुजरती है, बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। गुजर गई तो फिर गड़बड़ है, इसमें ए आंसर होगा। और देखिए किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसमें ये पूछा गया। तो ऑप्शन में दिया है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो बिहार से ही गुजरती है, बाकी कोई इसमें से ऐसे राज्य नहीं है जो गुजरे। 28 राज्य हैं, हमें वो 8 राज्य जानने हैं जिससे ये गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट नोक, मुख्य भूमि का पूछा गया तो आपका होगा कन्याकुमारी का पॉइंट, जिसको केप कैमरून बोलते हैं। और वैसे अगर आता है ओवरऑल भारत का द्वीपीय सीमा में, तो इंदिरा पॉइंट। ये है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। सॉरी, ये नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट ये होगा बी। इंदिरा पॉइंट क्या है, प्रश्न किया जाए तो इंदिरा पॉइंट को कई नामों से जाना जाता है। मैंने बताया था, इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, लाचिंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी इनमें से सभी कहते हैं। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है? भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है, जो सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा, जो 876 किलोमीटर दूर है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें हो गई भूगोल के भारत के सामान्य परिचय की। अब करते हैं बात स्वतंत्रता संग्राम की। स्वतंत्रता संग्राम में अभी कल की क्लास में हमने किसान आंदोलन पढ़ाया था। जो लोग क्लास में थे उनको पता है, किसान आंदोलन, शिक्षा का विकास, पत्रकारिता। तो जायज़ सारे प्रश्न संभव नहीं सारे एक ही साथ हो जाए, लेकिन जो प्रश्न मौके पे मिल पाए आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो ये कुछ प्रश्न उसी से संबंधित। आइए देखते हैं कितना आप में दम है, कितना आपने समझा है, कितना आप कर सकते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, ये नील की खेती के विरुद्ध था। मैंने बताया था कि नील उत्पादकों के द्वारा 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया था। 3 कठिया पद्धति का मतलब होता है 3/20 यानी भूमि के 25% भाग पर किसानों को नील की खेती करना था। ये एक एग्रीमेंट था, इसी का विरोध किया था, और इसी के विरोध में गांधी जी चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ ही गया, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण का आमंत्रण किसने दिया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जब अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्याओं से गांधी जी को रूबरू करने के लिए लखनऊ आए, गांधी से मिले, मुलाकात की, बताया कि सर दिक्कत ये है। गांधी जी ने भी उनकी दिक्कतों को सुना, समझा और वादा किया हम आएंगे, जरूर आएंगे। चंपारण वो गए, और जब वो वहाँ गए तो उनको कई लोगों का समर्थन मिला, कई लोगों का विरोध मिला। जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी जी, नरहरि पारिक। जिन्होंने विरोध किया वो थे दक्षिण भारत के फेमस किसान नेता एन.जी. रंगा। तो प्रश्न पूछा गया कि किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो आंसर एक ही है इसमें, शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला। उसी के साथ 1 साल के बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, जो गुजरात में किसानों की समस्या पे था। खेड़ा गुजरात का आंदोलन है जो 1918 में हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे,
और इंदुलाल याग्निक थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन किस आंदोलन से संबंधित है। तो इंदुलाल याग्निक, सरदार पटेल और गांधी जी। इसमें डी आंसर होगा, तीनों ही सही हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसान सभा और किसान आंदोलन उनका ईयर। तो मैंने कल मोबाइल नंबर आपको बताया था। नंबर अगर आपको मोबाइल नंबर याद है, जितने भी लोग क्लास में हैं, तो बताया था कि 18, 20, 27, 28, 36। 18, 20, 27, 28, 36। तो 18 में क्या है, 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, 20 में अवध किसान सभा, 27 में बिहार किसान सभा, 28 में आंध्र किसान सभा और 36 में अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसी क्रम से होगा 18, 20, 27, 28, 36। तो आइए उसमें से कुछ मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा, अब यूपी किसान सभा है तो 18 होगा, तो ए का होगा पहला आंसर। ठीक, एक मिनट। हाँ, उत्तर प्रदेश पहला है तो 18। फिर अवध, इसमें थोड़ा डिटेल दे दिया गया कि अवध में भी प्रतापगढ़ जिले में ये हुआ था, तो अवध किसान सभा 20 हो जाएगा। एक आंदोलन और नाई धोबी बंद आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन हमने आपको नहीं बताया था, क्योंकि छोटे छोटे कई आंदोलन हैं। सीतापुर, हरदोई, बहराइच में हुआ था एक आंदोलन। एक आंदोलन और मोपला आंदोलन दोनों एक ही साथ हुए थे। ये 1921 में मैंने आपको लिखवाया था, तो 21 में देखिए इसमें दिया है। अब जो बच जाए वो नाई धोबी बंद आंदोलन है प्रतापगढ़ का, ये भी हुआ था 20 में। तो ले दे करके इसमें 3 आपको तो पता ही है, 18, 20। तो ए आंसर इसमें होना चाहिए, एक बिल्कुल सीरियल से होगा ये ए आंसर। तो कम से कम उत्तर प्रदेश किसान सभा 18, अवध किसान सभा 20। इसके बाद अगर आता मैचिंग के लिए तो 27, 28 और 32। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए आप मेंटली तैयार रहें। और देखिए, चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, पहला अधिवेशन इसका 1936 में हुआ था। मोबाइल नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 36 हैं, 18, 20, 27, 28, 36। और इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, सचिव थे रंगा और मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू। पहला अधिवेशन लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन की प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रंग ले लेता है? कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब 1921 में दक्षिण भारत में मोपला आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में, तब असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तो स्थगित हो ही चुके थे। खिलाफत आंदोलन 20 में बंद हुआ, उसके बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन अचानक शुरू हुआ। उसी समय दक्षिण भारत में ये आंदोलन शुरू हुआ था। मोपला कौन थे? किसान थे जो मुस्लिम थे अरब के। जो जमींदार थे वो हिंदू थे, तो हिंदू बनाम मुस्लिम, किसान बनाम जमींदारों के बीच में लड़ाई हुई। इसमें सांप्रदायिक रंग पैदा हो गया। फिर बाद में खिलाफत और असहयोग के जो नेता थे उन्होंने इन सबका समर्थन किया। यही है मोपला विद्रोह। जो माँ से मोपला, माँ से केरल का मालाबार तट, नेता थे माँ से मुसलियार, अली मुसलियार। ये भी सब मैंने कल ही बताया था आपको। और आगे देखिए, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार तट में क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला विद्रोह। कहाँ? केरल में। ईयर है 21, हुआ था केरल में। आंदोलन है मोपला। समर्थन पूछा गया किसने किया, तो समर्थन गांधी जी ने किया। शौकत अली, मोहम्मद अली आज़ाद, ये सब नेता थे मुस्लिम के, और सभी लोगों ने इनका समर्थन किया। सी, डी आंसर। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? माँ से मोपला, माँ से मुसलियार। ये सब आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 28 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने तो किया ही था। एक लोकल नेता थे मेहता बंधु, उन्होंने भी किया था। आंसर होगा सी। और साथ में गांधी जी भी थे इनडायरेक्टली। बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी सरदार पटेल को।
और आगे बढ़ते हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट लागू हुए थे। तो 2 एक्ट मैंने आपको कल बताए थे, 2 से 2 और मिल जाएंगे। तो पहला आंदोलन था नील आंदोलन। नील आंदोलन की समीक्षा के लिए जो जांच समिति बनी थी, उसी ने 1860 में नील आंदोलन के समर्थन में नील आयोग का प्रस्ताव रखा। तो नील आयोग का गठन 1860 में होगा। दक्कन कृषक राहत अधिनियम ये 1879 में हुआ। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में है और अवध लगान अधिनियम 1921 में। तो ले देकर के इसमें भी ए आंसर सही है, पहला वाला सीधा सीधा। इसमें नील आयोग मैंने कल पढ़ाया ही था और दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी मैंने कल बताया था। आगे कुछ और बातें देखिए। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, जमींदारों की नहीं? तो पावना विद्रोह मैंने कल बताया था। पावना विद्रोह जो हुआ था बंगाल में, यहाँ की रैयत जमींदारों से परेशान थी, वो कहती थी हम महारानी की होना चाहते हैं, आप लोगों की नहीं। और एक और आंदोलन हुआ था किस आंदोलन के दौरान तेभागा चाई, हम 2/3 चाहते हैं, 2/3 हमको मिले और 1/3 जमींदारों को मिले। तो इसका नाम ही पड़ गया तेभागा, 3 भाग। तो संयोग से ये भी बंगाल में हुआ था और ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, जो आपको भले ना आए लेकिन हमने पढ़ाया है तो हमको अच्छा लग रहा है कि जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन सीधे आपको दिख रहे हैं। चलिए अब किसान आंदोलन से आगे निकलते हैं। अब बातें करते हैं बाकी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1 महीना, तो उसमें थोड़ी रिवाइज करने के लिए जरूरी था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन है? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जो जन्मदाता हैं वो थे तिलक। तिलक ने मराठा केसरी पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 और 17 की अवधि को क्या कहते हैं? 1905 से 17 की अवधि को बोलते हैं नरम युग, उग्रवादी युग। 1885 से लेकर के 1905 तक का जो दौर है वो उदारवादी युग है। फिर बंगाल के विभाजन के बाद गांधी जी के आने से पहले का जो दौर है वो उग्रवादी चरण है। 1718 से गांधी जी की एंट्री हो जाती है, वो गांधी युग कहलाता है। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। दिल्ली में इस आंदोलन को लीड किया था हैदर रजा जी ने, दिल्ली से। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां ही होंगे। इसमें पहले स्थायी अध्यक्ष थे आगा खां। एक संस्था है अभिनव भारत, जो एक क्रांतिकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। 1904 में ये हुई थी महाराष्ट्र में। इसका पुराना नाम था मित्र मेला। किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि तिलक की गतिविधियों के कारण अंग्रेजों ने इनको भारतीय शांति का पिता कहा। एक अंग्रेज थे वैलेंटाइन चिराल, जिनकी एक पुस्तक है, पत्र है, पत्रिका है इंडियन अर्नेस्ट, उसी में उन्होंने तिलक को भारतीय शांति का नेता कहा। तो तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव के माध्यम से, मराठा केसरी पत्रों के माध्यम से युवाओं में जान फूकी। उन्होंने युवाओं को शिवाजी के समान माना और अंग्रेजों को अफजल खां और शाइस्ता खां के समान माना। अंग्रेज से भड़क गए और तिलक के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना?
वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ थी? मैंने आपको बताया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी 1913 में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना इसके संस्थापक थे और इसी पार्टी से संबंधित एक घटना हुई थी, इसका नाम था कामागाटा मारू। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, अनुशीलन समिति क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन है, नारी उत्थान के प्रति समर्पित संस्था है, विधवा विवाह का समर्थन करने वाली संस्था है, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था है। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है जो 1906 में बंगाल के विभाजन के बाद बनी थी, बारेंद्र घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त के द्वारा। इसी संस्था के द्वारा आगे चल कर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया और इसी संस्था से संबंधित है अलीपुर केस। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध विद्रोह, देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। तो 1905 में जो बंगाल के विभाजन से संबंधित थे उसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे क्योंकि बहुत पीछे थे, अरविंद घोष, सी.आर. दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समकालीन नेता थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस की राजनीति आगे शुरू होती है। अरविंद घोष जो थे इन्होंने भी बंगाल के विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन इसमें जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी उदारवादी नेता थे, हाँ, इसमें जो सही आंसर होना चाहिए उस अरविंद घोष होगा। जो अरविंद घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे, एक क्रांतिकारी संगठन था। बाद में 1909 और 10 में जब उन पर अलीपुर का मुकदमा होता है तब फिर वो राजनीति छोड़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? कांग्रेस के सूरत सेशन में कांग्रेस की सूरत बिगड़ जाती है। सूरत सेशन 1907 में होता है और इसमें नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो जाते हैं। तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तिलक की पत्रिका थी केसरी और मराठा। जिसमें केसरी जो थी मराठी में थी और मराठा थी इंग्लिश में। यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका है, अल हिलाल अल बिलाल मौलाना आज़ाद की है और कामरेड है जिन्ना की। ठीक, जिन्ना की। 1909 में मैडम कामा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रमाता कहलाती है, नेशनल मदर, पेरिस से एक पत्र को पब्लिश करती थी। उस पत्र का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल का भी है। वंदे मातरम विदेश में मैडम कामा का भी पत्र माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म आया था, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने का अनाउंसमेंट हुआ था। इसी को बोलते हैं मिंटो मार्ले सुधार। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष आया? तो मिंटो थे गवर्नर जनरल और मार्ले थे भारत सचिव, जो 1909 में इस एक्ट को लाते हैं। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? गरम दल, नरम दल। गरम दल के पिता हैं तिलक। तिलक के ही प्रयास से भारत में गरम दल का विस्तार हुआ। तो ये कुछ आज के कुछ प्रश्न थे जिसमें किसान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के सामान्य परिचय की कुछ झलक थी। संविधान अभी मैंने नहीं रखा क्योंकि संविधान में अभी बेसिक लेवल पर हम लोग चल रहे हैं, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है। तो जब कुछ 2-4 टॉपिक हो जाएंगे तो अगले वीक उसको भी हम लाते हैं। तो इस तरह से आप ये देखना है आपने कितना किया, कितना आपका हो गया, कितना रह गया, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।